एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सुनेंगे आज देश के जाने माने लेखक अशोक कुमार पांडे को। हुए हैं और अब वो अवेलेबल हो गए हैं। राजा रामन की एक किताब आई है, उस किताब में वो अवेलेबल हो गए। उन पेपर्स को आप पढ़ते हैं तो समझ में ये आता है कि महाराजा उस समय यह योजना बना रहे थे कि वो एक आजाद डोगरिस्तान बनाए। और महाराजा का भी लीगल राइट था, वो मैं आपसे बताऊं, वो लीगली गलत नहीं थे, क्योंकि जिस सोगराव की संधि के बाद, आप सोगराव में जो संधि हुई थी, अमृतसर संधि, उसके बाद जम्मू और कश्मीर राज्य बना था, जिसमें 70 लाख रुपए डोगरा महाराज गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को दिए थे। उसमें अंग्रेजों ने उनको और उनके वंशजों को कश्मीर पर निर्बाध राज करने की अनुमति दी। अब ब्रिटिश भी जा रहे हैं, तब तो उनका राज्य आजाद हो ही गया अगर टेक्निकली और लीगली थी। तो उन्होंने एक आजाद डोगरिस्तान रखने की बात की थी। माउंटबेटन जब उनसे मिलने गए तो माउंटबेटन से वो मिले भी नहीं। अगस्त में गांधी जाते हैं मिलने के लिए। गांधी जाते हैं कश्मीर, लेकिन वो गांधी महाराजा हरि सिंह से नहीं मिलते हैं, उनकी पत्नी मिलने आती है। गांधी भी वहां भाषण देते हैं और कहते हैं कि जनता की जो इच्छा है वो होनी चाहिए। गांधी और नेहरू कश्मीर में जनता की इच्छा पर इतना भरोसा क्यों कर रहे थे, इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का जो सबसे बड़े नेता थे कश्मीर के, शेख अब्दुल्ला, वो हिंदुस्तान से उस समय विलय की बात कर रहे थे। उनके साथ नेहरू का एक लंबा रिश्ता रहा था, और वो रिश्ता कोई दोस्ताना इस तरह का सिर्फ नहीं था, वो पॉलिटिकल रिश्ता था। शेख अब्दुल्ला ने वहां पर मुस्लिम लीग जब बनाई थी, उसके बाद वो नेहरू से मिलना चाहते थे। वो गए हुए थे लाहौर में मियाँ इफ्तिखार जो थे, वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, अध्यक्ष थे। तो मियाँ इफ्तिखार बोले कि नेहरू जी NWFP जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो उनसे ट्रेन में 5 मिनट के लिए मिल लो। शेख साहब ने कहा कि ठीक है, मैं मिल लूंगा। जब ट्रेन पे मिलने गए, नेहरू जी से बात शुरू हुई तो बात लंबी खिंच गई। नेहरू ने कहा करना क्या है, तुम भी चलो हमारे साथ, बातचीत भी चलती रहेगी और हम तुमको पेशावर और वो सब इलाका भी घुमा देंगे। और वो दोस्ती और बातचीत ऐसी हुई, नेहरू ने उनको मूल रूप से एक ही बात समझाई कि सांप्रदायिक आधार पर लड़ते हुए, केवल एक धर्म का संगठन बनाकर लड़ते हुए कश्मीर या कहीं की आजादी की बात नहीं की जा सकती है। इसलिए अगर आपको कश्मीर में राजा और अंग्रेजों दोनों से मुक्ति चाहिए तो कश्मीर का जो हिंदू है, जो मुसलमान है, जो सिख है, सबको साथ लेकर चलिए। और आप सोचिए कि वहां से लौटने के कुछ ही समय के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट हो जाती है और सरदार बुद्ध सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और कश्मीर में जो नारा लगता था, अगर पुराने लोग आपको मिले, कभी किताबों में तो है ही, लेकिन अगर पुराने लोग आपको मिले तो कश्मीर में नारा लगता था कि शेख अब्दुल्ला का ये ऐलान, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। तो ये इत्तेहाद की जो एकता की बात थी, ये शुरू होती है जब नेहरू और कांग्रेस के साथ शेख अब्दुल्ला के रिश्ते बनते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जो है प्रोग्रेसिव बातें करती है। कभी आप लोगों में से जो नेट सेवी हैं, जो कंप्यूटर सेवी हैं, वो नया कश्मीर डॉक्यूमेंट ढूंढ के देख लें। नया कश्मीर डॉक्यूमेंट था जो अपना संविधान बनाया था शेख अब्दुल्ला ने, जो उनको लागू करना था आजादी के बाद। खैर, तो 370 किस तरह से आई, हम उस पर बात कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो एक तीसरा देश भी साथ में आजाद हो गया, जम्मू और कश्मीर, जहां महाराजा हरि सिंह राज कर रहे थे। उन्होंने हिंदुस्तान से मिलने की बात की, ना पाकिस्तान से मिलने की बात की। जो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जुलाई में उन्होंने हिंदुस्तान में विलय का प्रस्ताव भेजा था, वो दरअसल कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक स्टैंड स्टिल समझौते का प्रस्ताव हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को भेजा था। स्टैंड स्टिल समझौता क्या था कि बॉर्डर इलाकों में जो जैसा है वैसा बना रहे। जैसे उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूं कि डाकघर चाहिए था राजा के पास चिट्ठियां पहुंचने के लिए। मान लीजिए आपने उदयपुर से कश्मीर चिट्ठी भेजी, तो उड़ के तो उस जमाने में जाती नहीं थी। उदयपुर से मान लीजिए दिल्ली जाएगी, दिल्ली से जम्मू जाएगी, तब तो जाके वहां पहुंचेगी। तो उन्होंने कहा कि डाक तार की जो व्यवस्था दिल्ली के थ्रू चल रही थी वो हिंदुस्तान चलने दे, जो लाहौर के थ्रू चल रही थी वो पाकिस्तान चलने दे। यानी स्टैंड स्टिल जो चीजें हैं बनी रहे, बाहर के जो नियंत्रण आप लोगों के हैं बने रहे, अंदर जम्मू और कश्मीर पर मेरा नियंत्रण रहेगा। पाकिस्तान ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान ने एक नीति बनाई थी
कि इस तरह के समझौते हम इस स्तर पर नहीं करेंगे। अगर कोई स्वतंत्र देशों से जिस तरह के समझौते होते हैं हम उस तरह के समझौते करेंगे, हम स्टैंड स्टिल समझौते नहीं करेंगे। और किसी भी रियासत से हिंदुस्तान ने स्टैंड स्टिल समझौता नहीं कहा। उसने कहा या तो आप विलय कीजिए या फिर हम दो देशों की तरह आपस में बात करेंगे, जिसको आज कहा जा रहा है विलय का प्रस्ताव। यही वजह है कि पाकिस्तान से जो हमला हुआ उसको पाकिस्तान कभी सेना का हमला स्वीकार नहीं करता है। हालांकि मैंने अपनी किताब में और पहले भी बहुत सारे लोगों ने इतने सारे सबूत दिए हैं कि जो कबायली हमला था वो शुद्ध रूप से पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का हमला था। कबायलियों को आगे किया गया था, पीछे पीछे पूरी पाकिस्तान की सेना चल रही थी। लेकिन सोचिए कि पाकिस्तान उसको अपना अटैक क्यों नहीं कहता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान उसको अपना अटैक कहता तो एक तो स्टैंड स्टिल समझौते का उल्लंघन था वो, और दूसरा वो एक आजाद स्टेट पे उसका हमला कहा जाता, जिसमें पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से हस्तक्षेप कर सकती। इसीलिए उसने ये दिखाने की कोशिश की कि भाई हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, पुंछ इलाके में इनके ही जो लोग थे वो विद्रोह कर रहे हैं। और आज तक पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको कबायली हमला कहता है, पाकिस्तानी हमला नहीं कहता है। तो जब कबायली हमला हुआ तो पहले राजा ने अपनी सेना के साथ रोकने की कोशिश की, उसमें उनके कई सारे लोग शहीद भी हुए। लेकिन जब कुछ मीलों की बात रह गई, जब यह हुआ कि 4 या 5 दिन में कश्मीर में सेना पहुंच जाएगी, तब महाराजा को समझ में आया कि हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प बचा हुआ है, या तो हम हिंदुस्तान से सहायता मांगे या पाकिस्तान के सामने समर्पण कर दें। तब राजा ने पहली बार हिंदुस्तान से तब भी विलय का प्रस्ताव नहीं दिया, सिर्फ सहायता मांगी। तब भारत ने बहुत क्लियरली कहा कि चूंकि आपने हमसे विलय नहीं किया है तो वहां सेना जो भेजना होगा, वही जो पाकिस्तान की दिक्कत थी वो हिंदुस्तान की भी दिक्कत थी, वो एक विदेशी धरती पर सेना भेजना होगा जिसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं, और हम सहायता तभी आपकी करेंगे जब आप हिंदुस्तान के साथ विलय करोगे। मानेकशा साहब को पहले भेजा गया, 24 तारीख को शायद जनरल मानेकशा और एक साहब और गए वहां पर। उन लोगों ने लौट के ये रिपोर्ट दी कि हालात इतने खराब हैं कि अगर जल्द से जल्द हस्तक्षेप नहीं किया गया तो पाकिस्तान श्रीनगर पे कब्जा कर लेगा, उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा महाराजा के पास। और उसके बाद महाराजा ने विलय की सहमति दी। 26 अक्टूबर को दोपहर में वहां पर पहुंचते हैं बीपी मेनन, जो पटेल के वो सचिव थे, और बीपी मेनन वो लेटर लेके पहुंचते हैं। अब थोड़ी सी हल्की बात कर लें, वो लेटर अगर आप देखेंगे तो वो टाइप लेटर है, और टाइप लेटर पे 15 अगस्त को काट के 26 अक्टूबर बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वो हमारा जमाना नहीं था कि एक बटन दबा के हम 500 प्रिंट निकलवा लें। उस जमाने में प्रिंट आउट निकलवाना एक मुश्किल काम था, ये इमरजेंसी में सारा कुछ हुआ था। तो वही पत्र जिस पर बाकी राजाओं ने साइन किए थे उसी की एक प्रतिलिपि वहां गई थी। बाकी राजाओं के लिए लास्ट डेट 15 अगस्त की रखी गई थी, इसलिए उस पर 15 अगस्त की डेट थी। चूंकि इन्होंने 26 अक्टूबर को साइन किया तो 15 को काटकर 26 बना दिया गया, अगस्त को काट के अक्टूबर बना दिया गया। पाकिस्तान ने बाद में इसी पर दावा किया था कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, ये इसमें तो कटपिट हुई है। लेकिन हकीकत ये थी कि जो हालात थे उसमें फटाफट ये काम करवाया गया। वो डॉक्यूमेंट लेके मेनन रात को लौटे दिल्ली। राजा तो वहां से फिर जम्मू निकल गए, ये रात को दिल्ली निकल लौटे, और अगले दिन सुबह सुबह जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस समय माउंटबेटन साहब, उन्होंने 27 तारीख को सुबह सुबह उस पर साइन किया, जिसको लेके किरण रिजिजू कह रहे हैं कि नेहरू जी ने टाल मटोल की, उन्होंने एक दिन पहले ही कर दिया था, इन्होंने एक दिन बाद कर। और ये वो दौर था जब रोज जहाजें जो है वो दिल्ली से वहां नहीं जाती थी, प्राइवेट डकोटा जहाज गई थी। मेनन का अपना संस्मरण पढ़िए कि किस तरह से खड़बड़ खड़बड़ करते हुए अक्टूबर के महीने में वहां जहाज पहुंची थी, और तब दिल्ली से वहां आने में 3 घंटे लगते थे जहाज से। आज 50 मिनट से लेके 65 मिनट तक लगते हैं आप अगर दिल्ली से श्रीनगर जाते हैं। तो 26 को राजा ने साइन किया, उसी दिन विलय हो गया। 27 को माउंटबेटन ने साइन किया, 27 को यहां से सेना चली गई। और जब सेना वहां पे पहुंची, हाँ उसमें एक शर्त रखी गई थी कि जिन नेताओं को आपने गिरफ्तार करके रखा उनको आप रिहा करें। उसमें शेख अब्दुल्ला पर तो सारे लोग शोर करते हैं, लेकिन सरदार भूप सिंह को भी उसी दिन रिहा किया गया। और भी कई सारे नेता जो राजा के राज्य के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे थे, उन सबको उस दिन रिहा किया गया।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला के लोगों ने वहां पर जब हमारी जहाजें उतरी हैं तो टार जला के स्वागत किया है, टार जला के उनको उतरने में सहायता की है, क्योंकि जो कबायली थे, जो पाकिस्तानी सेना आई थी, उन्होंने बिजली काट दी थी। श्रीनगर में बिजली नहीं थी, बारामूला की तरफ से आ रहे थे, बीच में इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट था, वो उन्होंने आग लगा दी थी। उसके बाद शेख अब्दुल्ला पीपुल्स मिलिशिया बनाते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब शामिल थे और वो सेना की सहायता करती है, लड़ाई शुरू होती है। लेकिन हमारी सेना जाड़ों में उन इलाकों में लड़ने के लिए ट्रेन नहीं थी। नवंबर एंड का एक लेटर है मेरे पास, मैंने कश्मीर नामा में दिया है, जिसमें सरदार पटेल ने लिखा है कि अगर ये युद्ध और लंबा चलता है तो न तो हम आर्थिक रूप से इसको संभाल पाएंगे और न ही रणनीतिक रूप से हम जाड़ों में इस युद्ध को जारी रख पाएंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि दिसंबर में घाटी पूरी तरह से हम मुक्त करा चुके हैं, पुंछ जिला ले चुके हैं अपने पास और हमने वहां पर दोनों तरफ से यह प्रस्ताव आया कि वहां हम एक समझौता कर लें और लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको आज कहा जाता है वो लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश होती है। अब ऐसे में जब 26 अक्टूबर को साइन हुआ था तब तक हमारी संविधान सभा बन चुकी थी, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो चुके थे। तो शायद आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे कि जहां बाकी राजाओं ने वो कंडीशंस जो 3 कंडीशन लगाई थी उनसे आगे बढ़कर संविधान में शामिल होने की सहमति दे दी थी, वहीं जम्मू और कश्मीर का जो सिग्नेचर हुआ उसमें नंबर 1 वो सहमति नहीं थी, वो 3 शर्तें एज इट इज थी। नंबर 2, जम्मू और कश्मीर की जो स्थिति थी उसमें प्रदेश मुस्लिम बाहुल्य था राज्य और राजा जो थे महाराजा हरि प्रताप सिंह हिंदू थे, इसलिए जो हमारी नीति थी जनमत संग्रह की उसको वहां पर लागू होना। नंबर 3, जो स्थितियां थी वहां पर जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था, हमारी सेना का बड़ा हिस्सा वहां पर था। और एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, सब बताना भूल जाते हैं, मैं बताना भूल गया तो क्या हुआ, गिलगिट और बाल्टिस्तान। गिलगिट में गिलगिट स्काउट हुआ करता था, गिलगिट इलाका रूस से लगता है, तो अंग्रेजों ने उस पर वहां पे अपना एक गिलगिट स्काउट रखा था जिसकी तनख्वाह जाती थी महाराजा हरि सिंह के खजाने से, लेकिन नियंत्रण होता था अंग्रेजों का। गिलगिट स्काउट का प्रमुख था मेजर ब्राउन ने 14 अगस्त 1947 को वहां के कबीलों के जो हेड थे उनसे बात करके वहां पाकिस्तान का झंडा फहरवा दिया किसी युद्ध वगैरह के पहले। और यह अद्भुत कहानी है कि 3 दिन बाद पाकिस्तान से तहसीलदार लेवल का एक अफसर आया और उसने गिलगिट और बाल्टिस्तान की कमांड ले ली। तो गिलगिट बाल्टिस्तान तो पहले ही पाकिस्तान को चला गया। यहां मैं ये भी इशारा कर रहा हूं, माउंटबेटन ने तो 1974 में जाके एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की, अंग्रेज और पश्चिमी ब्लॉक हमेशा चाहते थे जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान के पास पूरा का पूरा ना रहे, क्योंकि एक तो पहले तो ये चाहते थे विभाजन हो जाए, उसमें तो शामिल हो सफल हो ही गए, और फिर ये चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर या तो आजाद हो जाए और या तो पाकिस्तान के पास चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसे ही इतना बड़ा देश था, इधर चीन की सीमा लगती है और तमाम सारा कुछ। अगर रशिया के साथ उसका डायरेक्ट रूट बन जाता तो कल को रशियन ब्लॉक में जाके, जिसकी उम्मीद उनको बहुत थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अपने आप को समाजवादी कहते थे, तो उनको डर था कि यहाँ एक इतनी बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी हिंदुस्तान के रूप में जो हमारे लिए खतरा हो सकती है। और क्या वजह हो सकती है कि आजादी मिलते ही गिलगिट और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया गया और बदले में कई साल बाद मेजर ब्राउन को पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान दिया, वहां का सबसे बड़ा सम्मान। यानी साफ समझ में आता है कि यह मिला जुला खेल था। और गिलगिट बाल्टिस्तान ऐसा ऊंचाई पर इलाका है कि नीचे से जाके आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते, तो वो एक तरह से पाकिस्तान के पास हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जब उन्होंने अपनी सेना भेजी राजा ने मेजर घनसारा सिंह को, तो घनसारा सिंह को बंदी बना दिया गया। बाद में जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाला समझौता हुआ है तो उसमें मेजर घनसारा सिंह को भी आजाद किया गया। मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने विषय से थोड़ा इधर उधर हो जा रहा हूं, क्योंकि हिस्ट्री को समझे बिना वर्तमान समझ में आता नहीं। तो ऐसी स्थितियों में मैंने आपको बताया कि एक हिस्सा पाकिस्तान के पास था, एक हिस्सा हिंदुस्तान के पास था, तुरंत जनमत संग्रह भी संभव नहीं था। बार बार सवाल उठता है कि मामला यूएन में गया, क्यों गया? लोग कहते हैं नेहरू जी की बहुत बड़ी गलती थी, मामला यूएन में गया। अगर मामला यूएन में नहीं जाता तो कहां जाता? जब 2 देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गए, सीमा का विवाद हो गया, हिंदुस्तान क्लेम करता है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो पीओके है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर,
तो पाकिस्तान कब्जा करता है कि जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है वो भी आईओके है, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो जहां आपकी सीमाओं का विवाद हो गया, जहां दो देश इन्वॉल्व हो गए युद्ध में, एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना हुआ है, वहां अगर आप नहीं जाते तो पाकिस्तान जाता। और यूएन में हम क्यों गए थे? यूएन में हम ये बताने गए थे और ये बताने में हम सफल भी हुए कि ये जो हमला था, ये हमला कोई कबायली विद्रोह नहीं था, जो खेल खेल के पाकिस्तान कहना चाह रहा था कि भाई ये तो इनका अंदर का मामला था। उसमें दरअसल तीसरी ताकत इन्वॉल्व थी और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल रूल्स का वायलेशन किया है कि उसने एक आजाद देश में अपनी सेना भेजी। तो आप यूएन में जा चुके थे, आपके साथ विलय भी हो चुका था, तो 370 बनाया गया, एक इंटरमीडिएट, जिसकी वजह से बार बार कहा जाता है कि ये तो स्थायी नहीं था, अस्थायी था। वो अस्थायी इसलिए था कि 370 बनाया गया था तब तक स्वायत्त रूप से कश्मीर में राज्य चलने के लिए, जब तक चीजें सामान्य नहीं हो जाती हैं, जनमत संग्रह हो नहीं जाता है, या कश्मीर की जो संविधान सभा है वो इस बात को रेटिफाई नहीं कर देती है कि हम पूरी तरह से हिंदुस्तान में जो संविधान है उसके हिसाब से चलने के लिए तैयार है। इसीलिए जब संसद में सवाल पूछा गया, और आपको आश्चर्य होगा कि संसद में जब 370 आई, जो उस जमाने में 364 भी थी, तो किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा। सिर्फ एक साहब ने सवाल पूछा, वो कानपुर वाले मुस्लिम नेता थे, क्या नाम था उनका, मैं अभी नाम बता दूंगा। उन्होंने पूछा कश्मीर के लिए अलग नियम क्यों? तो जवाब दिया गया क्योंकि कश्मीर के हालात अलग हैं। और उस जब वो क्या नाम था उनका, जो 2 बार गुलजारीलाल नंदा जो कि मंत्री थे, उन्होंने कहा खड़े होके कि 370 वो टनल है जो कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ती है। क्यों कहा और क्यों 370 कभी खत्म हो ही नहीं सकता? क्योंकि 370 ही वो अनुच्छेद है जिसकी पहली धारा है, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो अगर 370 पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाए तो वो अभिन्न अंग वाला कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए 370 पूरी तरह से स्क्रैप नहीं हुआ है, इस एक को छोड़कर बाकी सबको हटा दिया गया। तो ये वजह थी जिसकी वजह से कहा गया था 370 जो है वो अस्थायी। और 370 में साहब खूब चेंज किए गए, मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन दिलीप पड़गांवकर की अध्यक्षता में एक कमेटी भेजी गई थी वहां पर इंटरलोक्यूटर्स की, जिसकी एक रिपोर्ट है, आप ढूंढेंगे तो इंटरनेट पे मिल जाएगी। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये सूची बनाई है कि 370 में क्या क्या बदलाव किए गए, और लास्ट में अपना उन्होंने एक मंतव्य दिया है कि 370 अब केवल नाम की चीज रह गई है। भारतीय संविधान की लगभग सभी धाराएं, भारतीय संविधान के लगभग सभी प्रोविजन कश्मीर में भी वैसे ही लागू होते हैं जैसे बाकी जगहों पर लागू होते हैं। जैसे हाईकोर्ट में पहले नियुक्ति का जो अधिकार था वो जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया गया था, वो खत्म हो गया। अब हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति वैसे ही होती है जैसी बाकी जगहों पे होती है। प्रधानमंत्री और सदर रियासत की जो बात थी वो खत्म हो गई। राज्यपाल पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा को खुद चुनना था, लेकिन वहां पर ये भी खत्म हो गया था, राज्यपाल भारत सरकार द्वारा भेजा जाता था। इस तरह से ऑडिट जो होती है जो सीएजी की, वो वहां भी वैसे ही होती है जैसे बाकी 370 दो रूप में वहां पर था। एक तो जो प्रो इंडियन पॉलिटिक्स करते थे, चाहे वो अब्दुल्लाज हो चाहे मुफ्तीज हो, जो भारत का झंडा उठाते थे, जिनको संविधान की राजनीति करने वाला वहां कहा जाता है, वो वहां पर खड़े होकर कह पाते थे कि हमारा ये विशेषाधिकार है, हम इसकी रक्षा करेंगे। नंबर 2, वहां की जनता को लगता था कि हाँ, हमें एक तरह से सुरक्षा के लिए एक स्टेटस दिया गया है। यानी आप कह लीजिए कि उसका कंकाल बचा था, लेकिन मुझे ये कहने के लिए माफ कीजिएगा, जैसे पुराने राजे रजवाड़े होते हैं, सब खत्म हो जाता है, लेकिन वो बड़ा सा एक दरवाजा बाहर होता है, किसी खास मौके पे शानदार कपड़े पहन के बाहर निकल जाते हैं, या कुछ लोग शहर के जो पुराने होते हैं या नए भी होते हैं, उनको महाराजा साहब या निजाम साहब या इस तरह कह के बुलाते हैं। तो ये जो गौरव बचा रह जाता है, जिसके बेस पर उनकी जिंदगी कट जाती है, उनको लगता है कि यार हम भी कभी थे, भले उनकी हैसियत कुछ न रह गई, अधिकार न रह गया, उस तरह का एक भ्रम रह गया था। और वो भ्रम इसलिए जरूरी था क्योंकि जनमत संग्रह वहां कभी हुआ नहीं, और कश्मीर एक तरह से जम्मू और कश्मीर भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में ही रहा, सारा नियम यहाँ पे लागू होता रहा, जनमत संग्रह हुआ नहीं।
तो वो एक जो वादा था पूरा नहीं हुआ, तो उसके बदले में 370 वहां पर था। जबकि जो वहां भारत विरोधी थे, जो पाकिस्तान समर्थक या भारत विरोधी या आजादी समर्थक जो भी आप कहना चाहें, वो 370 को एक तमाशा कहते थे और बाकी सारी चीजें। अब 370 जब हटाया गया तो कैसे हटाया गया उसको समझ लेते हैं 2 मिनट में। मान लिया गया कि जो वहां राज्यपाल है वो जनता के प्रतिनिधि है, विधानसभा को भंग कर दिया गया। विधानसभा जनता की प्रतिनिधि होती है। अगर मान लीजिए राजस्थान का नाम बदलना हो, ये प्रस्ताव कौन पेश करेगा? विधानसभा में पेश होगा। विधानसभा में अगर 2/3 बहुमत होगा, विधानसभा इसको पास करेगी, तब केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजेगी, तब केंद्र सरकार स्वीकार करेगी या नहीं करेगी नाम बदलने का। यही प्रक्रिया है लोकतांत्रिक। वहां जनता और जनता के प्रतिनिधि विधानसभा को भंग कर दिया गया था, इसलिए जनता का प्रतिनिधि किसको मान लिया गया? राज्यपाल को मान लिया गया। राज्यपाल कहां के थे? हमारे उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रतिनिधि मानकर यह प्रस्ताव करा दिया गया कि 370 की बाकी धाराएं खत्म की जाए। और दिल्ली में गुजरात के मुख्यमंत्री गृह मंत्री ने और गुजरात के ही प्रधानमंत्री ने, गुजरात के निवासी जो है, उसको स्वीकृति दे दी। यानी जम्मू और कश्मीर के भविष्य का फैसला ऐसा हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। मैं आपसे छोड़ दीजिए कश्मीर, छोड़ दीजिए जनता सरकार, सब छोड़ दीजिए। मान लीजिए राजस्थान का नाम देवभूमि भी रख दिया जाए इस तरह से, तो क्या राजस्थान की जनता स्वीकार करेगी? महानतम नाम अमेरिका आपका नाम रख दिया जाए, आपका विश्व विजयी नाम रख दिया जाए, कितना भी अच्छा नाम रख दिया जाए, लेकिन अगर ये बात ऐसी हो कि उत्तर प्रदेश का एक राज्यपाल हो जो इसका प्रस्ताव करे और दिल्ली इसको स्वीकार कर दे, उसमें कांग्रेस, बीजेपी और बीटीपी जितने यहाँ पे दल हैं उनमें से किसी की कोई राय न ली जाए, और राय लेने की बात छोड़ दीजिए, उन सबको उठा के जेल में बंद कर दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, लेखक, जो भी 25 लोगों को निकाल सकता है, ऐसे भी व्यक्ति को उठाकर देश भर की जेलों में बंद किया जाए और एक फैसला लिया जाए, तो जनता में मोहब्बत का भाव जागेगा या गुस्सा या आप देख लीजिए। लेकिन अगर आपके शहर में भी 50,000 या 1 लाख की सेना हर चौराहे पर तैनात कर दी जाए, तो आप भी क्या करेंगे? दरवाजा बंद करके घर में पड़े रहेंगे। यही वो शांति थी जिसको कहा गया कश्मीर में सब सामान्य। मैं अगस्त में ये होता है 19 अगस्त को, और अक्टूबर में वहां पर लैंडलाइन फोन शुरू हुए, ये जो पुराने वाले बेसिक फोन होते हैं, मोबाइल नहीं। तो हमारे दोस्त के घर के बगल में एक मोबाइल लैंडलाइन फोन था, उससे उन्होंने फोन किया और फोन किया कि अशोक भाई टीवी रिचार्ज करा दो, बच्चे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि टीवी भी बंद हो गई कि ऑनलाइन रिचार्ज होता है, दुकानें सारी बंद थी। तो ये उन्होंने कहा और मैंने कहा मैं आना चाहता हूँ श्रीनगर, तो बोले यार देख लो अभी थोड़ा टफ है। मैंने कहा नहीं, जो भी है मैं आऊंगा। तो मैं अक्टूबर में भाग कर, मेरे ख्याल से 12 या 13 अक्टूबर को भाग कर मैं पहली बार ये बंद होने के बाद, मतलब 370 हटने के बाद पहली बार मैं कश्मीर गया। जो दृश्य था उसको आप कह सकते हैं कि शमशान की शांति का दृश्य था। सड़क पर लोग नहीं थे, दुकानें पूरी तरह से बंद थी, सारी दुकानें बंद थी। कश्मीरियों ने लगभग 6 महीने तक कोई दुकान नहीं खोली। होता यह है कि 2 चीज वहां बहुत जरूरी है, 2 चीज के बिना कश्मीरी जी नहीं सकते। पहला तो मटन के बिना कश्मीरी नहीं जी सकते, और दूसरा बेकरी। वो सुबह उठते उठते जो पहली चीज खाते हैं, एक ही बार दिन में रोटी खाते हैं, वो बेकरी की बनी हुई एक रोटी आती है और उस पर बटर लगा के चाय के साथ पीते हैं वो। और बाकी चाय की जो नीचे होती है ये सब, तो ये दुकानें जो है इनके पिछले दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुलते थे बस, ताकि वो अपनी जरूरी खरीद कर ले। बाकी पूरा का पूरा मार्केट बस पड़ा हुआ था। आर्मी पूरे इलाके में थी। मुझे श्रीनगर से बाहर नहीं जाने दिया गया। श्रीनगर में तो मैं आराम से दोस्तों से मिलता रहा, लेकिन श्रीनगर के बाहर मुझे नहीं जाने दिया। उसके बाद 6 महीने 3 महीने तो मैं कई बार गया। आखिरी बार भी 2 महीने पहले मैं कश्मीर 1 महीने पहले कश्मीर में था। हो सकता है यहाँ से जाके फिर मुझे एक बार जाना पड़ेगा। तो देखिए हालात, आप बाहर से जाएंगे, अगर टूरिस्ट जाएंगे तो आपको बिल्कुल सामान्य लगेंगे। कारण यह है कि टूरिज्म वहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस है। 3 साल तक लगभग सब कुछ बंद रहा वहां पर, पहले कोविड की वजह से और उसके बाद 19 अगस्त की वजह से, जो 19 अगस्त को हुआ। तो जब टूरिज्म सेक्टर दोबारा खुला, वहाँ एक संस्कृति है मेहमान नवाजी की, जो संस्कृति कश्मीर में है। मतलब राजस्थान वालों से माफी चाहूंगा, वो भी बहुत अच्छे मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन कश्मीर जैसी मेहमान नवाजी मुझे कहीं नहीं मिली।
जिस तरह से वहां आपको खाना खिलाने के लिए या आपको सुविधा देने के लिए लोग एगर रहते हैं, वो मुझे कम से कम, मैं दुनिया के कुछ मुल्कों में भी घूम चुका हूं, हिंदुस्तान को घूमता ही रहता, मुझे कहीं और नहीं चाहिए। दूसरा, टूरिस्ट को लेकर शुरू से वहां पे कल्चर है कि टूरिस्ट को परेशान नहीं करते। तो एज ए टूरिस्ट अगर आप जा रहे हैं तो आपको लगेगा सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, लेकिन ये तब लगेगा जब आप डल और बाकी सारी चीजों को छोड़कर कुछ और देखें ही नहीं। अगर श्रीनगर में सड़कों पर आप ध्यान देंगे तो हर 50 मीटर पर आपको जिस तरह से आर्मी दिखाई देगी या आर्मी की गाड़ी आती है तो जैसे पूरी सड़क खाली करा दी जाती है, आपको समझ में आएगा चीजें सामान्य नहीं है। लेकिन जो असामान्यता है वो दूसरी तरफ है। पहला तो ये कि जो लोकल पॉलिटिशियंस थे, जिनको प्रो इंडिया पॉलिटिशियन कहा जाता था, उनकी पॉलिटिक्स, मतलब उनके लिए पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि इस एक कदम ने उनको और भारत विरोधियों को एक ही खांचे में डाल दिया। अब उनके लिए जनता से ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं। तो वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि 370 को वापस लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और उससे भी बड़ी बात कि जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट में अभी हियरिंग शुरू नहीं हुई है। अभी कोर्ट को फुर्सत ही नहीं मिली कि वो 370 पे हियरिंग शुरू कर सके। दूसरी बात ये हुई है, ये तो राजनीतिक लोगों की बात हो गई, सबके बावजूद कश्मीर में एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जो लगातार ये कहता था कि ठीक है, ये सेना वेना की जो समस्या है, पॉलिटिक्स की समस्या है, वो सब ठीक है, लेकिन कश्मीर का भला हिंदुस्तान के साथ ही हो सकता है। ये कहने वाले लोग अच्छी खासी संख्या में थे। और मैं इसलिए पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मैंने सैकड़ों लोगों को बाकायदा इंटरव्यू किया है और अलग से भी चाय पीते हुए, कहवा पीते हुए, साथ में घूमते हुए बातचीत की है। ऐसे लोगों का भरोसा बहुत बुरी तरह से टूटा है। ऐसे लोग अब प्रो पाकिस्तानी नहीं हो गए, अब चुप हो गए। और मुझे लगता है कि चुप होना ज्यादा खतरनाक होता है। मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसके 50 दोस्त हैं वहां पे, दोस्त मैं उनको कहता हूँ जिनके घर रुक सकते हैं आप, या जो दिल्ली आते हैं तो मेरे घर आते हैं, तो ऐसे कम से कम 50-60 लोग हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनसे होली, दिवाली, ईद पे मैसेज आते हैं, जाते हैं, दोस्तियां हैं, जाने पे बात होती है। और अब मेरे लिए वहां पर बात करना आसान नहीं होता है। लोगों के घर जाने पे बड़े शौक से खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब ये सब बात शुरू होती है तो कहते हैं छोड़िए यार पांडे जी, क्या ये सब कुछ बात करना है, क्या फायदा। तो ये जो चुप्पी है ये मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है। इससे ज्यादा आगे दो बातें और हुई। एक तो हुआ ये है, मैंने जब पहली कश्मीरी पंडित की टारगेटेड किलिंग हुई थी तो मैंने एक लंबा लेख लिखा था, न्यूज क्लिक में अंग्रेजी में लेख लिखा था, उसमें मैंने इन चीजों पर बात की थी। हुआ ये है कि जितने भी सरकारी थोड़े भी ढंग के पद हैं, जैसे मान लीजिए कि एसडीएम का पद हो गया, तहसीलदार का पद हो गया, जिला शिक्षा अधिकारी का पद हो गया, जो मतलब थोड़े से भी महत्वपूर्ण होते हैं, या ये कहिए कि जो निर्णय लेने वाले पद होते हैं, उन पे बाहरी लोगों को बिठा दिया गया है। यूपी के, बिहार के, हो सकता है राजस्थान के भी हो, बंगाल के, साउथ के, सारे लोगों को बिठा दिया गया है। ऐसे में हुआ क्या कि एक इंप्रेशन बना है वहां पर कि बाहर के लोगों को तरजीह दी जा रही। पहले भी आईएएस आईपीएस में होते थे बाहर के लोग, लेकिन फिर हिंदुस्तान में हर स्टेट में बाहर के लोग आईएएस आईपीएस होते हैं, तो वो बताना आसान बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऐसे पदों पर आप बिठाते हैं तो पहली दिक्कत तो लोगों के मन में ये आता है कि आप जो है कश्मीरियों की जगह जो है बाहर के लोगों को तरजीह दे रहे हैं। दूसरी दिक्कत क्या आती है, लोकल इंटेलिजेंस का जो पूरा एक सिस्टम होता है वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि लोकल ऑफिसर होता है तो वो अपना एक लोकल इंटेलिजेंस का सिस्टम बनाता है। तीसरा क्या हुआ कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन उस बहाने जो तमाम बातें की गई, 500 मंदिर बनवाए जाएंगे, सब में जो है वो यहां से पुजारी ले जाए जाएंगे, इसके अलावा एक वेबसाइट बनाई गई, वहां जो कश्मीरी पंडितों की संपत्ति थी उनमें जिन संपत्तियों पे कब्जे का दावा है उनके निस्तारण के लिए पहले से एक कानून था, लेकिन उसमें यह था कि मान लीजिए कि आप दावा करते हैं कि आपकी जमीन है और अशोक पांडे ने कब्जा कर ली है, तो लीगल भी यही है कि मुझे भी एक मौका दिया जाए ये बताने का कि मैंने कब्जा की है या नहीं की है। हुआ यह था कि 90s में बहुत सारी जमीनें जो बेची गई, चूंकि कश्मीरी पंडित या तो जम्मू में रह रहे थे या जा रहे थे, तो सामान्य कागजों में स्टैंप पेपर पे सामान्य साइन हो गया और उस पर एक बन गया, पैसा दे दिया गया स्टैंप पेपर पे, चेक वेक उस जमाने में इतना नहीं दिया गया, कैश दिया गया, और उसकी जो लीगलिटीज बाकी होती हैं, खारिज दाखिल वगैरह, वो सब उस जमाने में नहीं हो पाए। और इस बात को 30-30, 32-32 साल हो गए। कुछ कब्जे भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि कब्जे नहीं हुए। तो रिड्रेसल के लिए एक बाकायदा प्रोसीजर बना हुआ था। अचानक आप एक वेबसाइट लॉन्च करते हैं
और उस वेबसाइट को वन वे कर देते हैं। यानी आपने दावा किया अशोक पांडे ने कब्जा किया हुआ है, अशोक पांडे से बात नहीं की जाएगी, वो जमीन खाली करा ली जाएगी, या वो मकान है तो मकान तोड़ दिया जाएगा, और बहुत सारे मकान तोड़ दिए गए। तो एक मैं आपसे सामान्य सी बात कर रहा हूं कि अगर किसी ने कब्जा भी किया हो ना, 10-5 साल में खाली करा लीजिए तो उसको उतना दर्द नहीं होगा। लेकिन 32 साल में वो आदमी इतना उसमें इन्वेस्ट कर चुका होता है, मकान मान लीजिए बनवा लिया है, भाड़ा बनवा लिया है, कि फिर उसको एक अलग तरह का दर्द होता है। तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। आप भी जानते हैं कि कब्जे के जो बहुत पुराने मामले होते हैं उसमें नॉर्मली सेटलमेंट हो जाता है, जिसमें मुआवजा एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि जमीन की जो कीमत होती है उसके हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिए, आपका ये बना रहे वगैरह वगैरह। उन सब की जगह आपने बिल्कुल जो है तुरंत इस तरह के निर्णय का, जो ऑन द स्पॉट निर्णय का जो तरीका अपनाया, उसके चलते भी एक खास तरह का गुस्सा वहां पैदा हुआ। और फिर बाहरी लोगों को लेकर एक अजीब तरह का वहां पर दृष्टिकोण बना। इसके अलावा आपने क्या किया, वहां पर पंचायत चुनाव करवा दिए। पंचायत चुनाव की सर हालत यह थी, मैं 2 गांवों में गया था, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं लौट आया क्योंकि माहौल बड़ा खराब था। जिनको चुनाव में लड़ाया गया था, जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको उस गांव से कई किलोमीटर दूर किसी शहर में होटल में लॉक करके रखा गया था। हम लोग भी उनका इंटरव्यू नहीं कर पाए। और हालत यह थी कि कई जगहों पर बीजेपी के अलावा किसी का कोई उम्मीदवार था ही नहीं। उसके बावजूद जो वोटिंग हुई, कहीं 3% हुई, कहीं 5% हुई, कहीं वो भी वोटिंग नहीं हुई। और उसमें भी आरोप लगाया गया कि गवर्नमेंट मशीनरी ने फर्जी वोट डलवा दिए आर्मी के लोगों ने। मैं उस आरोप में नहीं जाता हूं क्योंकि मैं नहीं जानता, मैंने देखा नहीं था, लेकिन जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। टोटल पोलिंग जो हुई वो 5% से 7% की पोलिंग हुई। साउथ के बहुत सारे गांव में एक भी वोट नहीं पड़े। यानी आप समझ सकते हैं कि जनता बिल्कुल जो है वो वोटिंग के पक्ष में नहीं थी। और हुआ ये था कि जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स मुफ्ती वाली जो पार्टी है, महबूबा वाली पार्टी,